आज के वीडियो में बात करेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा भारत की एक प्रमुख नदी है और संपूर्ण भारत की लगभग 40% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी पर निर्भर करती है। और उत्तर भारत की लगभग संपूर्ण जनसंख्या गंगा नदी पर कृषि कार्य और अन्य कार्यों के लिए निर्भर करती है। और गंगा नदी भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर लंबाई है। और उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है भारत में सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। और गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसमें किसी भी नदी की जीवन की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसकी जो पहली अवस्था पाई जाती है जिसे युवावस्था कहते हैं, यह गंगा नदी के हिमालय क्षेत्र में यह अवस्था पाई जाती है। अर्थात नदी अपने उद्गम क्षेत्र में, गंगा नदी अपने उद्गम क्षेत्र में और शुरुआती क्षेत्र में युवावस्था में होती है या नई नदी के रूप में होती है। जब यह नदी मैदानी क्षेत्र में आगे बढ़ती है तब यह प्रौढ़ावस्था के रूप में बहती है। अर्थात इस नदी की जो गहराई होती है युवावस्था की अपेक्षा नदी गहराई कम हो जाती है और चौड़ाई अधिक हो जाती है। इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है, डेल्टाई क्षेत्र में बढ़ती है, तब नदी जीर्णावस्था या वृद्धावस्था की अवस्था में पहुंच जाती है। अर्थात नदी बहुत धीमी अवस्था में बहती है या धीमे वेग से बहती है और नदी का जो पाट होता है काफी अधिक चौड़ा हो जाता है। नदी अपने साथ गाद और मिट्टी रेत काफी अधिक मात्रा में बहाकर लाती है और नदी की चौड़ाई काफी अधिक हो जाती है। तो गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसमें किसी भी नदी के जीवन काल की तीनों अवस्थाएं एक साथ ही इसमें पाई जाती हैं। अब बात करें गंगा नदी का जो उद्गम है, गंगा नदी का उद्गम जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट जो गंगोत्री हिमनद है या ग्लेशियर है, यहां से गंगा नदी अपनी कुछ जो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं, जो गंगा नदी से पहले नदियां होती हैं, उनसे मिलकर इसका उद्गम होता है। अगर इसके रेखा चित्र की बात करें तो गंगोत्री से चलती है भागीरथी नदी, भागीरथी के रूप में गंगा बहती है। इसके बाद आगे गंगा बहती है और दक्षिण पूर्व की तरफ तब ये बहती है, बहती हुई तब ये इसमें एक नदी भीलांगना, एक सहायक नदी इसमें मिल जाती है, भीलांगना। और भागीरथी भीलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। और आगे जब ये नदी बहती है तब देवप्रयाग स्थान पर इसकी एक अन्य नदी अलकनंदा इसमें आकर मिलती है। भागीरथी, भीलांगना, भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर देवप्रयाग में गंगा नदी के रूप में बन जाती हैं। और इसके बाद आगे ऋषिकेश में, उत्तराखंड में ऋषिकेश में ये नदी बहती हुई आती है। इसके बाद ऋषिकेश के बाद थोड़ा पूर्व में, दक्षिण पूर्व में बढ़कर ये हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है गंगा नदी। इसके बाद आगे बढ़ती चली जाती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती हुई और बांग्लादेश में बहती बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और अगर इसकी बात करें जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी में एक नदी मिलती है पिंडार नदी, जो अलकनंदा की सहायक नदी होती है, पिंडार नदी। ये उत्तर पूर्व तरफ से आती है पिंडार नदी। इसके बाद इसमें धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा नदी यहां मिलती है, धौली गंगा, और उसके बाद विष्णु गंगा, विष्णु गंगा नदी मिलती है। और ये सभी नदियां मिलकर एक गंगा नदी के रूप में बहती हैं। अब हम बात करते हैं कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी
और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो यमुना है। और इसके अलावा टोंस नदी है। टोंस नदी विंध्य क्षेत्र अर्थात दक्षिणी पठार क्षेत्र से दक्षिणी दिशा में गंगा से मिलती है, विंध्य क्षेत्र से निकलती है टोंस नदी। इसके अलावा कर्मनाशा, सोन, जो गंगा का सहायक नदियां, पुनपुन, पुनपुन नदी किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति। पुनपुन निरंजना जिसे कहते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावा गोमती नदी है जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है, घाघरा हिमालय क्षेत्र से निकलती है, नेपाल से निकलती है, गंडक है, कोसी है जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, और महानंदा, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम एक एक इसकी सहायक नदी के बारे में बात करेंगे और इससे एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है यूपी टेट में या अन्य किसी भी परीक्षा में। अब जैसे यमुना नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, यह इसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री हिमनद से। जो यमुना की सहायक नदियां हैं जैसे चंबल है, यह पठारी नदी है, सिंध है, यह पठारी नदी है, बेतवा है, केन, यह पठारी नदियां हैं। इसके अलावा टोंस है, टोंस एक प्रमुख नदी है। और इसके अलावा हिंडन है, हिंडन के किनारे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, हिंडन है। और सेंगर है और रिंद नदी, ये यमुना की सहायक नदियां उसकी सहायक नदी है। इसके बाद चंबल, चंबल का उद्गम होता है जाना पाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश के मऊ जिले से, ठीक है। और चंबल नदी यमुना में मिल जाती है, यमुना में इसका मिलन होता है इटावा के पास। इटावा के पास विश्व का एकमात्र पंच नद है जहां 5 नदियों का संगम होता है। और अगर चंबल की जो सहायक नदियों की बात करें, चंबल सहायक नदी है काली सिंध, बनास, छिप्रा, उज्जैन के पास में, और पार्वती नदियां। और इसके बाद रामगंगा जो गंगा की एक सहायक नदी है, और नैनीताल के समीप इसका उद्गम होता है, नैनीताल के समीप दलदली क्षेत्र में दलदली क्षेत्र उद्गम होता है। और एक कन्नौज के पास में गंगा नदी से मिल जाती है, रामगंगा नदी, कन्नौज के पास में। इसके बाद घाघरा जिसे सरयू नदी भी कहते हैं, फैजाबाद या अयोध्या इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। और यह छपरा, बिहार छपरा के पास गंगा नदी से मिल जाती है, छपरा। इसके बाद गंडक, इसका उद्गम है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय क्षेत्र, नेपाल, गंडक का उद्गम क्षेत्र। और ये पटना के पास में गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से मिलती है पटना के पास में, बिहार की राजधानी। गंडक के बाद कोसी नदी, कोसी नदी का उद्गम है तिब्बत का पठार, गोसाई धान शिखर, गोसाई धान शिखर, कोसी नदी का उद्गम क्षेत्र। और अब भागलपुर के पास ये गंगा नदी से मिल जाती है, भागलपुर बिहार। कोसी के बाद बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी विंध्य
जो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है वहां से ये इस नदी का उद्गम होता है, बेतवा नदी का, और ये हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है, बेतवा यमुना। इसके बाद सोन, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये पटना के पास में गंगा से मिल जाती है सोन नदी। बेतवा है सोन नदी जो पर्वतीय क्षेत्र, जो दक्षिण पठारी पर्वतीय क्षेत्र वहां से निकलती है। तो ये नदी जो मान लीजिए ये पठार है, उसका ये चक्कर लगाते हुए नदियां निकलती हैं, ऊपर से चक्कर लगाते हुए इस प्रकार नदियां निकलती हैं। इसके बाद दूसरी अन्य नदी में जाके मिलती हैं या अपने प्रमुख धारा के रूप में बहती हैं। इसके और इस जो अपवाहन जो बनता है, इसकी चैनल मार्फोलॉजी बनती है, जो धारा का बहने का जो इसका क्षेत्र बनता है उसे कहते हैं वलयाकार, वलयाकार अपवाह ड्रेनेज सिस्टम जो बनता है। तो वलय के रूप में ये नदियां पठारी या पर्वतीय क्षेत्र का चक्कर लगाते हुए बहती हैं। इसके बाद दामोदर, ये छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है और ये भ्रंश घाटी या दरार घाटी में बहती है। और भ्रंश घाटी, दरार घाटी में दामोदर के अलावा नर्मदा और ताप्ती जो नदियां पश्चिम साइड में बहकर अरब सागर में गिरती हैं, वो भी भ्रंश घाटी में बहती हैं। और दामोदर नदी मिलती है हुगली, गंगा की एक वितरिका है, गंगा नदी की वितरिका, अर्थात गंगा नदी से कटकर एक जो धारा बनी है हुगली के रूप में, उसमें जाकर ये दामोदर नदी बहती है। इसके अलावा दामोदर नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है या अपवाह पैटर्न है, वो इस प्रकार का है कि दामोदर नदी ने अपने ऊपर के बहते हुए क्षेत्र को, पहले इसका ये पुराना क्षेत्र था ऊपर बहता हुआ, इसका धारा, उसका क्षेत्र, इसके बाद इसने इस ऊपर वाले क्षेत्र को नीचे बहकर निचली घाटी में अध्यारोपित कर दिया है। अर्थात यह एक अध्यारोपित अपवाह, अध्यारोपित अपवाह घाटी को भी प्रस्तुत करती है दामोदर नदी। ये प्रश्न एक दो बार पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडुंग जो हिमनद है वहां से निकलती है, अर्थात चीन के तिब्बत क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और जो तिब्बत का पठारी क्षेत्र है उसे वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से भारत की गंगा नदी में मिलने वाली नदियों की सहायक नदियां निकलती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बहने वाली, भारत में बहने वाली सिंधु नदी और उसकी अन्य नदियां के पास में यह स्थित है तिब्बत का पठार। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई और चीन की नदियां हैं, उनका भी उद्गम क्षेत्र किसी ना किसी रूप में तिब्बत पठार और उससे निकलने वाली सहायक नदियों से मिलकर बनता है, इसलिए वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं तिब्बत के पठार को। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। चेमांग युंगडुंग जो हिमनद है वहां से इसका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और ब्रह्मपुत्र नदी बाद में पश्चिम बंगाल में, असम में बहती हुई, पश्चिम बंगाल में बहती हुई जो गंगा, जिसे पद्मा भी कहा जाता है, बांग्लादेश में, उससे जाकर मिल जाती है गंगा में। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक वितरिका है, उसे जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में ये ब्रह्मपुत्र और पद्मा या जमुना मिलकर आगे मेघना के रूप में बहती हैं, बिल्कुल दक्षिण में, अर्थात बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले मेघना के रूप में बहती है, मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो उसकी सहायक नदियां मुख्य रूप से मानस और तीस्ता, दिबांग,
इसकी प्रमुख सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की। इसके बाद केन नदी। केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश सतना जिले के पास से, और केन बांदा के निकट यमुना से मिल जाती है, अर्थात केन यमुना की सहायक नदी है। यमुना भारत में एक ऐसी सहायक नदी है जिसकी अधिक से अधिक लंबी और अधिक जल ग्रहण की सहायक नदियां हैं। बाद में ये सभी सहायक नदियां मिलकर गंगा नदी की सहायक नदियां बनती हैं और गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। केन के बाद कर्मनाशा, ये उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के पास से निकलती है और चौसा बिहार के पास ये गंगा नदी मिल जाती है। इसके बाद गोमती नदी, ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश का जो दलदली क्षेत्र वहां से निकलती है और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। इसके बाद शारदा नदी, ये बहुत तेज बहाव वाली नदी है। शारदा नदी भारत की जो सर्वाधिक बहाव वाली नदियां हैं, जिनमें पानी में अत्यधिक वेग होता है, उन नदियों में शारदा नदी आती है। और शारदा नदी से जो नहरी तंत्र बनाया गया है वो भारत का सबसे विस्तृत और सबसे अधिक घने जाल वाला नहरी तंत्र है। वो शारदा नदी से बनाया गया, शारदा नहर के रूप में। और नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है, अर्थात जो नेपाल में जो ग्रेटर हिमालय है वहां से निकलती है। ग्रेटर हिमालय के बाद ये मध्य हिमालय को चीरती हुई और काफी हद तक जो लघु हिमालय, शिवालिक, निम्न हिमालय, उसे पार करती हुई मैदानी क्षेत्र में आती है। और इसका जो उद्गम होता है मिलाम हिमनद से होता है। और बाराबंकी उत्तर प्रदेश, बाराबंकी जिले में उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी से इसका मिलन होता है, अर्थात शारदा नदी गंगा नदी में सीधे जाकर नहीं मिलती है। तो ये तो हुआ गंगा नदी का तंत्र और उसकी प्रमुख सहायक नदियां और उनके बारे में तथ्यात्मक जानकारी।